नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकीय वर्मा। हम आज एक बार फिर बात करेंगे रियल एस्टेट के एक बेहद गंभीर मुद्दे पर, क्योंकि लगातार इस बात को लेकर चर्चाएं चल रही है कि आज 2025 के बाद 2026 में रियल एस्टेट में जो बबल बना हुआ है वो फटने वाला है। क्या सच में रियल एस्टेट में क्राइसिस आने वाले हैं? जो रिसेशन का दौर जिसकी बात लगातार की जा रही है, क्या वो शुरू हो चुका है या वो होने वाला है? आज तमाम इन पहलुओं पर डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक तरफ जहां लगातार रियल एस्टेट से जुड़े हुए डेवलपर्स, ब्रोकर ये दावा कर रहे हैं कि जैसे ही कोई भी प्रोजेक्ट आता है वो तुरंत सोल्ड आउट हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद ये देखने को मिलता है कि लगातार कोशिश ये रहती है कि किसी तरह से कोई एक यूनिट खरीद ले। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये हो गई कि दिल्ली एनसीआर में खास तौर पर जो बड़े शहर है, यहां पर मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए प्रोजेक्ट्स बनने लगभग बंद हो गए। तमाम बिल्डर्स प्रीमियम और लग्जरी प्रोजेक्ट की तरफ शिफ्ट हो गए, क्योंकि जाहिर सी बात है मुनाफा वहां पर ज्यादा है। उस पर बिल्डर्स की भी अपनी अपनी दलीलें हैं, क्योंकि लगातार जैसे लग्जरी और प्रीमियम प्रोजेक्ट्स आए तो जो कॉस्ट है, जो प्राइस है, वो आसमान छू रहे हैं। यानी कि 1.5 करोड़ से कम में कोई भी फ्लैट मार्केट में मौजूद नहीं है, और 1.5 करोड़ में भी आप लेने जाते हैं तो वो तमाम तरह की जो सुविधाएं आप उम्मीद करते हैं कि आपको एक अच्छा घर मिलेगा और दूसरी सुविधाएं मिलेंगी, वो नहीं मिल पाती है। तो ऐसे में बजट बढ़ाना पड़ता है, और ये बढ़कर 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ या 6 करोड़ यहां तक पहुंच चुका है। तो ऐसे में आप हिसाब लगाइए कि एक आम आदमी, मिडिल क्लास आदमी अपने परिवार के लिए घर कैसे ले पाएगा। और यही एक वजह है कि मिडिल क्लास के लिए घर नहीं, यानी कि एंड यूजर घर ले नहीं पा रहा है, और इन्वेस्टर्स जो है वो पूरी तरह से फंस गए। तो इसी पर एकदम डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा कि क्या बिक नहीं रहे हैं बिल्डर्स के फ्लैट, और क्या 2026 में डूबने वाली है बिल्डर्स की लुटिया। तो एक एक डेटा के साथ आज आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा कि असल तस्वीर क्या है 2026 में रियल एस्टेट मार्केट की। सबसे पहले बात करते हैं अनसोल्ड इन्वेंट्रीज का जो क्राइसिस है उसकी, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तरफ बिल्डर लगातार नए नए प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, दूसरी तरफ जो यूनिट्स हैं वो फंसती ही जा रही है, और उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। अनसोल्ड फ्लैट की बात करें तो करीब करीब 10 लाख से ज्यादा अनसोल्ड फ्लैट बिल्डर्स के पड़े हुए हैं, यानी कि कोई खरीदार इनको मिल नहीं रहा है। तो आप यहां से अंदाजा लगाइए कि जो बड़े 7 शहर है वहां 2025 के अंत तक ये जो इन्वेंट्री थी 10 लाख के करीब पहुंच चुकी है, और ये धीरे धीरे बढ़ ही रही है। यानी कि जो अनसोल्ड यूनिट्स है 10 लाख प्लस की है, और इनकी जो वैल्यू की बात करें वो 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है। यानी कि इतना पैसा मार्केट में अभी ठहरा हुआ है, रुका हुआ है बिल्डर्स का, जो यूनिट्स बिक नहीं रही है। तो जो लगातार दावे किए जाते हैं बहुत सारे डेवलपर्स के द्वारा कि जैसे ही प्रोजेक्ट लॉन्च किया हाथों हाथ यूनिट्स बिक गई, लेकिन क्या इसमें पूरी तरह से सच्चाई है या इसका पीछे कोई बड़ा खेल है? टोटल फ्लैट्स की बात करें तो 22 लाख यूनिट्स जो है वो बनी थी 2025 के अंत तक, और इसमें से 12 लाख यूनिट बिकी, और जिसमें से अब 10 लाख यूनिट जो है उनका खरीदार नहीं मिल रहा है, जो कि अगर प्रतिशत में बात करें तो 40 से 45% का ये प्रतिशत है, जो कि 22 लाख यूनिट के मुकाबले जो अभी 10 लाख यूनिट पड़ी हुई है, जो बिकी नहीं है, इंतजार कर रही है कस्टमर का, ये प्रतिशत की बात करें तो 40 से 45% है। यानी करीब करीब बात करें कि जितनी यूनिट्स बनाई जा रही है उसका 50% बिक रहा है, यानी कि 50% ही बायर्स है, और जो 50% भी है उसमें तमाम एंड यूजर्स नहीं है, उसमें इन्वेस्टर्स भी है। और जो इन्वेस्टर्स का जो एग्जिट है पहले जो होता था, या इन्वेस्टर्स जो आ रहे थे 2015 से 2020 तक, जो इन्वेस्टर्स का शेयर था मार्केट में वो 40% शेयर था। यानी कि 40% जो इन्वेस्टर, निवेशक जो मुनाफा कमाने के लिए आते थे, उनका शेयर 40% था 2015 से 2020, यानी कि इस 5 साल के दौर में। लेकिन अगर 2025 तक की बात करें तो ये मार्केट शेयर जो कि 40% था वो घटकर पहुंच गया 15 से 18%, यानी आधे से भी कम आ गया है। यानी इन्वेस्टर्स भी जो है तेजी से भाग रहे हैं, वो अब दूरी बना रहे हैं, क्योंकि जो सट्टेबाजी का दौर शुरू हुआ, इसको थोड़ा सा आप समझिए कि जो इन्वेस्टर्स जो आ रहे थे उनको वो प्रॉफिट नहीं मिल रहा, बायर्स नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टर को, क्योंकि वो एंड यूजर नहीं है, उसने अगर फ्लैट में इन्वेस्ट किया है उसको रहना नहीं है वहां, वो एक समय के बाद जैसे ही उसको प्रॉफिट बुक होता दिखेगा वो बेचकर बाहर निकलना चाहेगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि प्रॉफिट मिला नहीं, बायर यहां पर है नहीं, और लिक्विडिटी जो है वो खत्म हो गई इन्वेस्टर के पास। यानी कि जो मार्केट को चलाने वाले जो बड़े प्लेयर्स थे
वो थे इन्वेस्टर्स। और ये इन्वेस्टर्स का एग्जिट जो है 40 से अब 15 से 18% पर आ गया है। आप इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाते हैं। एक इन्वेस्टर के पास 5 करोड़ रुपए का बजट है, आप समझिए। वो जाता है कि हाँ चलिए मैं 5 करोड़ रुपए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता हूं, और एक फ्लैट देखता है वो 5 करोड़ का, कि चलिए इस 5 करोड़ के फ्लैट को मैं ले लेता हूं, और 5 करोड़ का है, मैं अपनी ईएमआई, बाकी लिक्विडिटी, बाकी पैसे से अगर कल को ये नहीं बिका तो मैं इतना पैसा मैनेज करके जमा करा दूंगा। लेकिन यहां पर एक उसके साथ खेल होता है। यहां पर ब्रोकर और डेवलपर कहते हैं कि भैया एक काम करो, एक यूनिट 5 करोड़ की क्यों ले रहे हो, आप 1-1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके 5 यूनिट ले लो, और यहां से फिर आप 1 साल या 1.5 साल बाद जब एग्जिट करेंगे तो आपको 5 यूनिट का बड़ा मुनाफा मिलेगा। और यही लालच जो है निवेशकों को फंसाने लगा। और निवेशक क्या कर रहे थे कि बजट 5 करोड़ का था, लेकिन झांसे में आके 25 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने डाल दी। लेकिन जब 1-1.5 साल बाद वो उसे बेचने के लिए निकलने लगे तो प्रॉफिट वहां था नहीं, एंड यूजर उसको मिला नहीं, यानी कि खरीदार कोई ढूंढे नहीं मिल रहा है। तो अब वो 25 करोड़ रुपए कहां से मैनेज करे, क्योंकि बिल्डर को तो अपना पैसा चाहिए, वरना उसको यूनिट नहीं मिलेगी। तो जो लिक्विडिटी है वो खत्म होने लगी, और यहीं से निवेशक घबराए हुए, इन्वेस्टर्स घबराए हुए। और ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से रियल एस्टेट मार्केट में क्राइसिस है, एंड यूजर दिख नहीं रहा है, इन्वेस्टर्स फंसा हुआ है। अब प्राइस और बायर की ताकत की बात करते हैं। 2019 में जो रेट था लगभग 5000 से 8000 स्क्वायर फीट के आसपास था, ये एक अनुमानित प्राइस है। अब अगर 2025 में बात करें तो 10,000 से 12,000 स्क्वायर फीट रेट पहुंच चुका है, यानी कि जो इंक्रीज हुआ है वो करीब 70% के आसपास इंक्रीज हुआ है। लेकिन जो लोगों की इनकम है, यानी कि जो कमाई है, वो 25 से 30% बढ़ी है। तो आप समझिए कि घरों का जो रेट है वो एकदम से 70% या डबल पहुंच गया है, लेकिन आपकी और हमारी जो इनकम है, सैलरी है, उसमें जो बढ़ोतरी हुई है वो मात्र 25 से 30% की हुई है। तो यानी कि जो एक खरीदार की जो ताकत है वो प्राइस के सामने, घरों के प्राइस के सामने कमजोर पड़ी है, क्योंकि उसकी पॉकेट में पैसा है नहीं। तो ऐसे में खरीदेगा कहां से, क्योंकि उसके बाद अगर वो खरीदता है तो ईएमआई का एक बड़ा बोझ जो है उसके सर के ऊपर पड़ता है, और ये ईएमआई का जो शौक है वो भी उसको लगता है। अगर लोन की हम बात करें 2021 में, अगर 50 लाख रुपए का लोन आप और हम लेते थे घर के लिए, तो एक एवरेज उसकी ईएमआई बनती थी 38,000 रुपए। लेकिन 4 साल बाद 2025 में ये बढ़कर हो गई 48,000, यानी कि 10,000 पर मंथ एक्स्ट्रा जो है वो ईएमआई बढ़ गई, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बैंकों के बढ़े हैं, दूसरे चार्जेस बढ़े, जिसकी वजह से एकदम से ईएमआई के अंदर भी उछाल देखने को मिला। ये भी एक सरदर्द बना मिडिल क्लास के लिए, खरीदारों के लिए, और उसकी वजह से भी थोड़ी दूरी और खरीदारों ने बनानी शुरू कर ली। अब बात करते हैं बिल्डर का जो कैश के जो क्राइसिस है, बिल्डर के पास जो कैश क्राइसिस है, क्योंकि पैसा नहीं होगा बिल्डर के पास तो बनाएगा कहां से वो। अब बिल्डर का पूरा बिजनेस जो है वो कैश फ्लो पर चलता है, यानी कि पैसा आएगा, उसी के बाद वो प्रोजेक्ट तैयार करेगा, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तैयार करेगा। अब क्या बायर पहले क्या एडवांस देते थे बिल्डर को, बिल्डर फिर कंस्ट्रक्शन शुरू करता था नए प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन अब क्या हालत है, ना तो बायर है, ना कैश है, ना प्रोजेक्ट है, सब कुछ फंस गया है, सब कुछ रुक चुका है यहां पर। और ये एक बड़ी दिक्कत है, और इसके पीछे बिल्डरों का अपना खेल भी है। जो भरोसा बिल्डरों को बनाना चाहिए था खरीदार के प्रति, वो लगातार बिल्डरों ने भरोसा तोड़ा है। और हजारों लाखों ऐसे घर खरीदार हैं जिन्होंने 10 साल, 15 साल, 14 साल पहले भी बिल्डर्स के प्रोजेक्ट में पैसा लगाया। आज ना बेचारों के पास घर है, ना ही उन्हें उनका पैसा मिल रहा है। और दुखद बात यह है कि उसके लिए वो लड़ाई लड़ते लड़ते सड़कों पर और ना जाने कहां कहां, किन किन दरवाजों पर जो है नॉक कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। रेरा भी आया, लेकिन रेरा कितना पावरफुल रहा, कितनी राहत दे पा रहा है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, क्योंकि रेरा फिलहाल तो कागजी शेर साबित हो रहा है, सिर्फ ऑर्डर करता है, बिल्डर सुनता नहीं है उन ऑर्डर की। अब बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की रियलिटी, क्योंकि दिल्ली एनसीआर अपने आप में एक हॉट केक है रियल एस्टेट का। अनसोल्ड फ्लैट यहां पर है 1.5 लाख के करीब, 1.5 लाख फ्लैट दिल्ली एनसीआर के इन 3 शहरों में फंसे हुए हैं, जिसमें गुरुग्राम है, नोएडा है और ग्रेटर नोएडा, ये 3 है। यहां पर सबसे ज्यादा जो संकट है वो लग्जरी सेगमेंट में है, क्योंकि यहां लग्जरी सेगमेंट जो 1.5 करोड़ प्लस के फ्लैट हैं वो बिक नहीं रहे, और दनादन जो है एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स नए बिल्डर लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन यूनिट्स जो है वो लगातार फंसती चली जा रही है, क्योंकि 1.5 करोड़ प्लस के जो फ्लैट्स हैं
उनकी तादाद बढ़ गई है और मिडिल क्लास के बूते से बाहर होते हुए जा रहे हैं ये तमाम जो फ्लैट्स हैं। अब बात करते हैं क्राइसिस क्यों है। पहला, ओवर प्राइसिंग, जिसकी हमने बात की थी कि जो 1.5 करोड़ प्लस के जो फ्लैट है उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और क्या आम आदमी की पॉकेट में इतना पैसा है कि वो 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ का फ्लैट ले ले? क्योंकि ईएमआई यहां पर फिर ऐसा नहीं होगा कि 10, 20, 30 हजार होगी। ईएमआई 1 लाख, 1.5 लाख या 2 लाख रुपए होगी। अब 1-1.5 लाख रुपए ईएमआई में आप दे देंगे तो घर में बच्चों को क्या खिलाएंगे, उनकी शिक्षा के लिए आप क्या करेंगे और बाकी व्यवस्थाओं का क्या होगा? इसलिए लगातार जो है वो पीछे हो रहा है बाहर। दूसरा, इन्वेस्टर्स का एग्जिट। जो इन्वेस्टर्स की जो हमने पहले भी बात की, लगातार इन्वेस्टर्स भाग रहे हैं, बिल्डर प्रोजेक्ट से दूरी बना रहे हैं, क्योंकि जो फंस गए वो फंस गए, उनका जो यूनिट्स हैं वो बिक नहीं रहे हैं और वो बुरी तरह से फंसे हुए। इसके अलावा हाई ईएमआई, यानी कि ईएमआई में जो लगातार बढ़ोतरी हो रही है उसने भी एंड यूजर्स को, मिडिल क्लास को इन यूनिट से दूर किया है। ओवर सप्लाई इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई है कि खरीदार यहां पर है नहीं, अनसोल्ड यूनिट्स लगातार बढ़ती जा रही है, उसका पहाड़ तैयार हो रहा है, लेकिन बिल्डर अभी भी प्राइस के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है। और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, वो आप देख ही रहे हैं कि लगातार जो है इकोनॉमिक जो उतार चढ़ाव है वो लगातार है। और इसकी वजह से भी जो निवेशक है या फिर घर खरीदार है वो डरता है कि कल को माहौल कुछ ऊपर नीचे हुआ, नौकरियां गई, रोजगार नहीं मिले, मंदी का दौर शुरू हो गया, तो फिर क्या करेंगे, ईएमआई कहां से भरेंगे? अब बात करते हैं बिल्डर की बैंक करप्सी की। 2018 से अब तक सैकड़ों रियल एस्टेट कंपनियां जो है वो बैंक करप्ट हुई है। और इसके एग्जाम्पल आप समझिए, बड़े जो प्रोजेक्ट थे, आम्रपाली, सुपरटेक, जेपी, इस तरह के बहुत सारे बिल्डर, और ये नंबर बहुत बड़ा है जो कि बैंक करप्ट हो गए। और बैंक करप्ट होने के बाद नुकसान किसको हुआ? इन कंपनियों को नहीं, उन घर खरीदारों को जिन्होंने इनके प्रोजेक्ट में पैसा लगाया था एक भरोसे, एक विश्वास के साथ। लेकिन इन्होंने कह दिया जाकर कि भाई साहब हम तो दिवालिया हो गए, अब हम क्या करें? अब वो एनसीएलटी में केस चल रहा है, तमाम तरह की चीजें हो रही हैं। बायर बेचारा जो घर खरीदार था वो बैठा इंतजार कर रहा है कि भैया कुछ नहीं तो मेरी पूंजी ही मुझे वापस दे दो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वो एक तरफ केस लड़ रहा है, एक तरफ अलग तकलीफ है, किराए के मकान में रह रहा है, उसका किराया दे रहा है, ईएमआई भर रहा है, तो डबल जो है वो भी लोगों के साथ परेशानियां बढ़ी। इसकी वजह से भी लोगों का भरोसा जो है बिल्डर्स के प्रोजेक्ट से जो है वो टूटा। अब बात करते हैं 2026 के फ्यूचर प्रिडिक्शन की। पहला, जो 3 पॉसिबिलिटीज हैं, अगर प्राइस स्थिर होते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ राहत हो सकती है, लेकिन ये तेजी से ऐसे ही बढ़ेंगे, ऐसे ही लगातार आसमान छूते रहेंगे तो फिर से जो घर खरीदार है वो मिलेंगे नहीं। इसके अलावा बिल्डर को कुछ ऑफर्स, डिस्काउंट्स के देने होंगे। अगर बिल्डर्स डिस्काउंट्स और कुछ अच्छे ऑफर्स लेकर आता है तो एक बार के लिए जो मिडिल क्लास है उसके रास्ते खुल सकते हैं उसके घर के लिए। इसके अलावा जो वीक बिल्डर्स हैं, जो बैंक करप्सी के जो मामले आ रहे हैं, उसको भी देखना पड़ेगा। तो ये फ्यूचर के प्रेडिक्शंस हैं, यहां पर क्या पॉसिबिलिटीज इसको लेकर हो सकती है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी मुद्दे की। वो है जो सबसे बड़ा सच है कि रियल एस्टेट जो क्रैश और जो प्राइस क्रैश है, तो प्राइस क्रैश की बात करें तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन सेल्स स्लो होंगी, बिल्डर्स प्रेशर में होंगे और इन्वेस्टर्स लॉस में होंगे। तो ये एक स्थिति होगी अगर जो रियल एस्टेट क्राइसिस आए, क्रैश हुआ रियल एस्टेट, तो सेल्स में जाहिर सी बात है वो स्लो, धीमी गति पे हो जाएगी और बिल्डर्स के ऊपर प्रेशर होगा। और हो सकता है इस प्रेशर के बाद कुछ रेट्स को वो स्थिर करे, बढ़ाए ना वहां से, क्योंकि ये संभावना नहीं है कि 10,000 का कोई रेट कर दिया तो बिल्डर आज उसको बेचने के लिए 5,000 रुपए कर देगा। ये कतई नहीं होने वाला। लेकिन अगर वो स्टेबल रहता है, स्थिर रहता है, तो भी एक बन सकती है बात। और दूसरा, जो इन्वेस्टर्स जो लगातार लॉस में हैं वो भी टेंशन में है कि कब उनकी यूनिट्स बिकेंगी, कब वो वहां से एग्जिट ले पाएंगे। तो ये है भारत के रियल एस्टेट की एकदम क्लियर तस्वीर। क्या अब आपको लग रहा है क्या सच में रियल एस्टेट में क्राइसिस आएंगे? क्या रियल एस्टेट डूबने वाला है? क्या सच में रियल एस्टेट में एक बड़े रिसेशन का जो है दौर शुरू हो गया? हमें कमेंट्स में बताइए। और हां, ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।